आज हमारी सुहाग रात है। फैसल भाई, आप मुझे मेरा हक दे, वरना मैं सुबह सबको बता दूंगी कि आप एक नामर्द इंसान हैं। फैसल बोला, तुम मुझसे 10 साल छोटी हो तो इसलिए लिहाज कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाकर तुम्हें तुम्हारा हक देता हूँ। फैसल ब्लाउज की डोरी खोलता उसके वजूद को। मेरा नाम साइमा है और मैं जब कॉलेज में थी तो क्लास में मुझसे कुछ लड़कियां उम्र में बड़ी भी थी और उनकी मंगनी हो चुकी थी। हमारे लिए ये बात बड़ी दिलचस्प थी कि उनकी मंगनी हो गई है। वह हमें अपने मंगेतर के बारे में बताती कि हमारा मंगेतर हमसे इस तरह बात करता है। कभी कभी वह अपने फ़ोन से कॉल्स के बारे में भी हमें बताती कि उसने आज क्या कहा। हम सुनकर दिल ही दिल में हसरत भरती रहती कि काश हमारा भी कोई ऐसा होता। एक लड़की का मंगेतर उसका कज़न ही था, इसलिए वह कभी कभार उससे कॉलेज से ले आने आ जाता था। वे कॉलेज के गेट पर आता और वे लड़की शर्म से सर झुकाए उसके करीब जाती। वो बड़े घबराए और शर्माए हुए अंदाज में उसके साथ बैठती और हर कदम पर मोहतात रहती। हम लोग दूर से उन लम्हात को देखकर दिल ही दिल में सोचते कि ये सब कितना हसीन और अजीब महसूस होता है। कभी कभी वो लड़की तहाइफ भी दिखाती कि उसने मुझे तोहफ़ा दिया, उसने मुझे वह तोहफ़ा दिया। वो खुशी और घबराहट के साथ हमें बताती और हम सब देखते रहते। हमारे दिल में यह ख्वाहिश जागती कि काश हमें भी ऐसा तजुर्बा हो। मेरे ख़ानदान में जल्दी मंगनी करने का कोई रिवाज नहीं था। ये आम बात नहीं थी कि कोई लड़की जल्दी मंगनी कर दी जाए, इसलिए मैं तो बस देखती रहती थी। लेकिन ये सब देखकर मेरे दिल में ख़याल बैठ गया कि ये सब कैसा हसीन और ख़ास एहसास होता है। मंगेतर का होना, तवाइफ लाना और लेने का रिवाज होना और लड़की का उससे घबराए शर्माए अंदाज में फिरना। कभी किसी ख़ानदान की तकरीब में टकरा जाना, तो उसे झुका के गुजर जाना, ये सब कुछ इतना दिलकश लगता कि मैं भी चाहती कि मेरा भी कोई मंगेतर हो जो मुझे छुप छुप के तोहफे दे, जो मेरे फ़ोन का बैलेंस करवाए, जो मेरी ज़िंदगी में उस ख़ास लम्हे की खुशी ले आए। मैं अक्सर अपने कमरे में बैठकर सोचती कि अगर मेरा भी कोई मंगेतर होता तो मैं भी उसके लिए शर्म से सर झुका कर मुस्कुरा देती। मैं तसव्वुर करती कि वो कॉलेज के गेट पर मेरे इंतज़ार कर रहा होता। जैसे ही मैं बाहर आती तो वो मुस्कुरा के सलाम करे और हमारी नज़रें एक दूसरे पर जम जाएं। दिल धड़कने लगे। हम खामोशी से एक दूसरे को देखें और हर लम्हा दिल में खुशी और घबराहट का मिला जुला एहसास होता। मैं ये भी सोचती कि वह कभी कभार मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे ले आता, जैसे किताब या फूल, और मैं उसे देखकर खुशी से सर झुका दूंगी और दिल में मुसर्रत के साथ साथ हसरत भी होगी। अगर हम किसी ख़ानदान की तकरीब में टकरा जाएं तो हम दोनों नज़रें झुकाएंगे और खामोशी से एक दूसरे को देखेंगे और दिल में छुपी हुई खुशी महसूस होगी। मेरी बड़ी बहन की शादी भी ऐसी ही हुई थी कि एक दिन शादी की बात हुई, जैसे जुम्मे को गुफ्तगू हुई, अगले जुम्मे वे रुखसत हो गई। मैंने देखा कि सब कुछ बड़े आसान और जल्दी से हो गया। शादी की रात मैंने बहन को सजा हुआ देखा। उसके चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों की झलक थी और दिल में एक अजीब सी हसरत जाग गई। मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब ही रह जाएगा और मैं ये खुशी और घबराहट महसूस ही नहीं कर पाऊंगी। मेरा कोई मंगेतर नहीं होगा, बस डायरेक्ट शादी हो जाएगी बहन की तरह। लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि बहन की तरह मैं शादी करूं। लेकिन मैं चाहती नहीं थी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं किसी लड़के को पटा लेती, क्योंकि हमारे ख़ानदान में लव मैरिज करना गुनाह समझा जाता था। पर वे कहती है ना कि शक्कर खाने वाले को शक्कर मिल जाती है, गोश्त खाने वाले को गोश्त मिल जाता है, और मेरे साथ भी यही मामला हुआ। कॉलेज के फाइनल पेपर्स हो चुके थे, कॉलेज मुकम्मल हो चुका था और मैं घर पर बैठी हुई थी। अब जवान खूबसूरत घर लड़की बैठी हो और माँ बाप को अच्छी ना लगे, ये मुमकिन नहीं था। बस फ़ौरन से मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया गया और चंद दिनों के अंदर ही मेरे लिए रिश्ता आया। मेरी बड़ी बहन के देवर का माँ ने कहा कि दोनों बहनें एक ही घर में चली जाएंगी और क्या चाहिए। लेकिन मसला ये था कि वे लड़का बाहर के मुल्क में नौकरी करता था और अभी मेरी बहन की शादी को भी सिर्फ 1 साल हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मंगनी की रस्म कर दी जाए ताकि सब तैयारियों के साथ हो सके। मेरे होने वाले शौहर का नाम फैसल था। उन्होंने कहा कि एक बेटे की शादी पहले हो गई है, फ़ौरन से दूसरे की शादी नहीं कर सकते, इसलिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मेरे बाबा मंगनी के खिलाफ थे। बाबा कहते थे कि मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती और हम सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल करके रिश्ता देते हैं, हमें किसी को आजमाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मामला ही ऐसा बन गया था कि उन्होंने कहा कि मंगनी कर लें और थोड़ा वक्त दे दे ताकि हम सब लोग तैयारियां कर लें। मेरी माँ ने बाबा को समझाया कि लड़का बहुत अच्छा है, रिश्ता बहुत अच्छा है और बहन का घर है, दोनों बहनें एक साथ हो जाएंगी, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और क्या चाहिए। इसलिए रिश्ता हाथ से जाने
नहीं देना चाहते और मंगनी कर रहे हैं। कौन सा हमारी बेटी को भगा के ले जाएगा। बाबा भी समझ गए और मान गए। मेरी मंगनी की रस्म बहुत खूबसूरत और यादगार थी। मैंने ग्रीन कलर का जोड़ा पहना जो बड़े नफीस कपड़े से तैयार किया गया था। मेहंदी भी लगाई गई। मेरे हाथों और पाँव पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाए गए। मेरे सारे दोस्त भी आई, वो सब मेरी खुशी में शरीक हुई। और मैंने जब अपने होने वाले मंगेतर को पहली बार देखा तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि फैसल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान था। उसका कद लंबा और कामत मजबूत थी, बिल्कुल ऐसा जैसा फिल्मों में देखते हैं। और उसकी आंखों में मुस्कुराहट एक अलग ही कशिश रखती थी। मेरे जिन दोस्तों की मंगनी हो चुकी थी उनके होने वाले शौहर बिल्कुल भी जवान नहीं थे, क्योंकि इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते कि जब एक मर्द कमाना शुरू कर दे और इस काबिल हो जाए कि उसे किसी की बेटी का रिश्ता मिल सके, वो कम से कम 35 साल का तो हो ही जाता है। लेकिन फैसल की उम्र सिर्फ 25 साल थी और वह जवानी में हर लिहाज से कामिल था। उसकी मौजूदगी में मैं खुशी से चमक रही थी। मेरे दिल की जो आरज़ू थी वो मुझे मिल चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी के वो ख्वाब पूरे होने वाले हैं। मेरी ननंद मेरी ही उम्र की थी। जाते जाते मेरे हाथ में एक पर्ची पकड़ा गई। मैंने छुप के जब उस पर्ची को खोला तो उस पर फैसल का नंबर लिखा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैं समझ गई कि जिस ज़िंदगी की मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी बस वही मुझे मिलने वाली है। और ये लम्हा मेरे लिए ख्वाब की तरह हसीन और यादगार था। मेरे पास फैसल का नंबर था। मैंने उसे अपनी बहन की शादी में भी देखा हुआ था, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हुई थी। अब नंबर मेरे पास था तो जाहिर है मैसेज भी मैंने करना था। हो सकता है वह मेरे ही मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे मैसेज कर दिया और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सलाम का मैसेज भेज दिया। फ़ौरन जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो, क्या हाल है। हाल चाल से बात शुरू हुई। फिर उसने पूछा कि खुश हो मेरे से मंगनी करके, सोच लिया सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारोगी। मैं भी कहने लगी हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। फिर उसने कहा कि मुझे अपनी तस्वीरें तो भेजो मंगनी की, मुझे तो किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई तुम्हारी। मैंने कहा कि तस्वीर की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ही तो बैठे थे जब मंगनी हो रही थी। तो उसने कहा कि अरे अभी कुछ दिनों में वापस भी तो जाना है, फिर वहाँ तुम्हारी तस्वीर से ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं इतनी खुश हो रही थी कि इसका मतलब ये मुझे पसंद करता है। उसने खुद ही तो रिश्ता नहीं भेजा, कहीं उसकी मर्ज़ी के बगैर कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये क्या, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर वही जैसा होती है बातें, बस वही बातें होने लगी प्यार मोहब्बत की, अपने अपने बारे में, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। मैं बार बार उससे नाराज़ हो जाती, वो मुझे एक सेकंड भी नाराज़ ना रहने देता। बाहर के मुल्क वापस चला गया, काम पर होता, फिर भी मेरे मैसेज का जवाब ज़रूर देता था, फ़ौरन रिप्लाई करता था। मैं जो मांगती थी वो मुझे वहीं से भिजवा देता। अगर कोई दोस्त उसका पाकिस्तान आ रहा होता तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा पार्सल भेजता। हमारी इश्क माशूकी चल पड़ी थी। अरेंज मैरिज को हमने लव मैरिज बना लिया था और ये बात मेरी माँ और बहन को भी पता चल गई। एक दिन मेरी बहन घर आई तो कहने लगी कि वो मेरी सास कह रही थी कि अभी लड़की से सिर्फ मंगनी हुई है और हमारे बेटे से ऐसी ऐसी फरमाइश कर रही है, बड़े बड़े डब्बे मंगवा रही है, क्या होता है उन डब्बों में। मेरी माँ ने कहा कि कौन से डब्बे, मुझे तो पता ही नहीं। फिर बहन ने बताया और वह भी ये बातें कर रही थी कि मेरा एक और पार्सल आ गया। दुबई से जब खोला तो उसमें बहुत महंगे महंगे परफ्यूम थे। मेरी बहन को तो पता था कि उन चीज़ों का, कहने लगी अम्मी एक एक परफ्यूम 2000 का है। मेरी माँ भी हैरान रह गई और बहन भी। मेरी बहन ने कहा तेरे तो होने वाला ससुराल है लेकिन मेरा तो ससुराल है, और अगर तू इस तरह की हरकतें करेगी तो मुझे ही बातें सुनने को मिलेंगी। माँ ने भी कहा इतने खर्चे करवा रही है उससे तो वह तेरे से तंग हो जाएगा, सोचेगा कि इतने खर्चे करवाती है बाद में क्या करेगी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, फैसल जान देता है मुझ पे, मर मिटा है वे मुझ पर। माँ ने कहा ऐसा नहीं होता, मर्द की शुरू की दिलचस्पी होती है, बाद में सारे बदले पूरे कर लेता है। मैंने कहा कौन से बदले में कोई इसको तंग कर रही हूँ, हक है मेरा। मेरी बहन कहने लगी कौन सा हक है तेरा, उसके साथ फ़िलहाल कोई हक नहीं है, निकाह तो नहीं हुआ है कि खर्चा उठवाएगी, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, अभी हाथ ज़रा हल्का रख। लेकिन मुझे किसी की बात की परवाह नहीं थी। मैंने ये बात भी फैसल को बता दी कि मुझे मेरी अम्मी भी ऐसे कह रही थी, मेरी बहन भी और आपकी अम्मी ने भी शिकायत लगाई है, इतनी डांट पड़ी है मुझे। उसने कहा कि ये बात अपनी अम्मी से भी कह दी कि आप लोगों को क्या मसला है, मैं अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से तोहफे भेज रहा हूँ। मेरी होने वाली सास ने कहना शुरू कर दिया कि अभी तो ये घर नहीं आई और उसने मेरे बेटे से लड़ाई करवा दी है।
मेरी बहन कहने लगी, जब तू इस घर में आ जाएगी ना, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अभी तो वे कुछ कर नहीं रहे हैं, बाद में वे तेरे पे बहुत हुक्म चलाएंगे। मैंने कहा कि मेरा शौहर है ना, वो मुझे बचाएगा, आपके शौहर की तरह नहीं है, पूरा दिन आप नौकरों की तरह काम करती रहती हैं। फिर भी भाई को कोई एहसास नहीं होता। हमारी मंगनी को 6 महीने गुजर गए थे। बीच में फैसल अपने घर वालों से मिलने के लिए गया, लेकिन मुझसे नहीं मिल सकता था क्योंकि हमारा अभी पर्दा था और हम दोनों की मुलाकात मुमकिन नहीं थी। लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी तड़प और इंतज़ार हमेशा मौजूद रहता था। हम एक दूसरे की याद में दिन रात सोचते रहते थे। कभी कभी मैं उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुरा देती, कभी दिल में उसके ख्याल से खुशी महसूस करती और कभी हसरत के साथ सोचती कि कब वो वक्त आएगा कि हम आमने सामने होंगे। एक दिन उसने फ़ोन पर कहा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लग गया। मैंने कहा, अच्छा? तो मैंने कहा, हल्के लहजे में कहा कि मेरा तो उस वक्त फला जगह की मिठाई खाने का दिल कर रहा है, मेरे घर भिजवा सकते हैं? वो हंस दिया और कहा कि कोई हुक्म मेरी जान। मेरा दिल ही दिल में सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है, क्योंकि वह जगह यहाँ से 21 घंटे दूर थी और मैं जानती थी कि वह अचानक से उड़कर वहाँ जाना आसान नहीं है। सफ़र तवील और थका देने वाला था, वो भी सिर्फ एक मिठाई के लिए उस दूर तक जाए, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन दिल में उम्मीद के साथ मैंने सोचा शायद यह सिर्फ एक बात है। लेकिन शाम तक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लड़का एक खूबसूरत सा डब्बा पकड़े खड़ा था। मैंने फ़ौरन पहचान लिया, वही मिठाई थी जिसकी मैं बात कर रही थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये मिठाई इतनी मशहूर और महंगी थी कि इसकी कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये किलो थी और उसके साथ आमद का खर्चा भी काफ़ी आया होगा। इस डब्बे को देखकर मेरी अम्मी भी हैरान रह गई। मैंने पूछी, ये कहाँ से आया? मैंने बताया कि मैंने फैसल से मंगवाया है। तो वे थोड़ी देर के लिए खामोश रहीं, फिर कहने लगी, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू अभी से उसके इतने खर्चे करवा रही है। अभी तो वह ये सोच रहा होगा कि जितनी बातें मनवानी है मनवा ले, जब मेरे साथ में आएगी तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने हैरान होकर कहा, क्यों? वो क्या मेरा दुश्मन है जो जैसा सोचेगा? माँ ने थोड़ा संभल कर कहा, बेटा तुझे समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? लेकिन मैं दिल ही दिल में खुशी महसूस कर रही थी और समझ भी नहीं पा रही थी कि ये सब हकीकत है या ख्वाब है। मैंने फैसल के सामने बहुत नखरे किए और वह मजाक मजाक में कहता था, एक दफ़ा मेरी बीवी बन के आओ, फिर तुम्हें सीधा करूँगा। मैं हंसते हुए कहती थी, मैंने तो फिर भी सीधा नहीं होना। और इस तरह हमारी नोक-झोंक रोज़ाना की तरह चलती रहती थी। लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे, हम नाराज़ भी हो जाते, लेकिन हमेशा वही मनाता और दिल जीत लेता था। वो गुस्से वाला ज़रूर था, लेकिन मुझे कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करता था। दिन इसी तरह गुजरते गए और हमारी शादी का दिन करीब आ ही गया। फ़ोन पर हमारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी। हमने हर वो बात की जो दिल में थी, हर वो बात की जो शायद करने की इजाज़त ना थी, लेकिन हम एक दूसरे की मोहब्बत और ख्वाहिश को समझते थे। हम एक दूसरे से दूर रहते हुए भी करीब थे और अब शादी हो गई थी तो दिल के अंदर एक अजीब सी तड़प और इंतज़ार महसूस हो रहा था। शादी में रस्में बड़ी दिलचस्प और रंगीन थी, हर तरफ रोशनी और खुशियों का माहौल था, लेकिन दिल की ख्वाहिश थी कि हम अकेले हों। फिर आखिर वो लम्हा भी आ गया जब सब लोग हमारे कमरे से निकल गए और हमें एक दूसरे के साथ अकेले रहने का मौका मिला। पहले हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, लेकिन सब लोग जाते ही फैसल ने उठकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मैं तो पहले ही सिखाई गई थी कि आज तुम नखरे करो, अपनी मर्ज़ी करो, उसकी कोई बात नहीं मानी और ये सारी ज़िंदगी भी इसी तरह रहेगी। इसलिए मैं अभी भी अपने मूड में थी। फैसल मुस्कुरा रहा था और देख रहा था कि मैं कितनी शरारत और नखरे कर रही हूँ। मैंने महसूस किया कि ये लम्हा हमारे ताल्लुक़ की सबसे हसीन याद बन जाएगा और दिल के अंदर खुशी और मोहब्बत के जज्बात फूट रहे थे। फैसल ने जब मेरा घूंघट उठाया तो मैंने कहा कि मुझे मुँह दिखाई चाहिए। हमने पहले ही मुँह दिखाए पर भी बहस की थी, पहले से ही सोच लिया था कि क्या होना चाहिए और झगड़े के बाद फिर आखिर उसने मेरी बात मान ली थी और मुझे हीरे की अंगूठी बनवा कर लाया था। उसने मेरी उंगली में पहना दी और कहने लगा कि बड़ा खर्चा हो गया तुम पर, आज तो वसूली का दिन है। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है। मैंने कहा कि अच्छा, ऐसा ना करने देती मैं वसूली। कहने लगा कि क्या मतलब? मैंने कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कल करेंगे। तो कहने लगा ऐसा थोड़ी होता है, आज की रात बड़ी ख़ास होती है। मैंने कहा कि नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी सारी तस्वीरें बनाई हैं, 4 घंटा लगा मेकअप हुआ, रात के 2 बज रहे हैं, अभी आपके ख़ानदान वाले उठकर बाहर गए हैं, मैं बहुत ही थक गई हूँ आज। तो कहने लगा पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसा नहीं होता। मैंने फिर से इनकार किया तो वे नाराज़ हो गए और मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि अच्छा मेरी बात मानो, मेरे पास आकर बैठे। तो कहने लगा नहीं, अब मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे
उसका रवैया थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैंने मजाक में कहा कि अच्छा फिर मैं सुबह सबको कह दूँगी कि आप नामर्द हैं, क्योंकि सुबह मुझसे मेरी बहन ने, मेरे दोस्तों ने, आपकी भाभी ने, सबने पूछना है कि रात कैसे गुजरी। मैं कह दूँगी कि कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि मेरा शौहर नामर्द है। फैसल ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा कि अच्छा मुझे नामर्द कह रही हो। मैंने कहा कि अब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मैं तो ऐसा ही बोलूँगी ना। मैं अपनी मस्ती में थी, इतनी मस्ती में थी कि कह नहीं सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने उसे पिछले 1.5 साल से इशारों पर नचाया था, वो सारी ज़िंदगी भी इशारों में नचा सकती थी। मैं जानबूझकर क्यूट बनने की कोशिश कर रही थी, बारीक आवाज़ में बोल रही थी, जबकि मैं ऐसे बोलती भी नहीं थी और वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। उसने कहा भी ठीक करता हूँ तुम्हें। मैंने दिल की धड़कन महसूस की और मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सांस अटकने का एहसास हुआ, जैसे हर लम्हा कुछ नया होने वाला है। मेरी दिल की धड़कन तेज़ थी और आंखें उसकी हरकत पर जम गई थी। वो करीब आया और मैंने अपने अंदर के खौफ और जज्बात को महसूस किया और फिर वो, लेकिन मेरे सारे नखरे, मेरी सारी मस्ती और मेरा सारा शोर चंचलपन फैसल ने एक ही झटके में उतार के रख दिया। उसने एक पल के लिए भी मेरा लिहाज नहीं किया, किसी हवाले से भी लिहाज नहीं किया। मैं उसको समझाती रही लेकिन वो नहीं माना। मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। मुझे उसके साथ की ज़रूरत थी लेकिन उसने मेरे साथ नहीं दिया। उसने वही किया जो उसको करना था, जैसे उसको समझा के भेजा गया था कि तुमने ये सब कुछ करना है और अपनी बीवी का कोई लिहाज नहीं करना। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं शायद ड्रामे कर रही हूँ, लेकिन ड्रामे की हकीकत बनने में देर नहीं लगी। सुबह जब मेरी अस्पताल में ही आँख खुली, अस्पताल में थी तो सबको पता ही था कि जब दुल्हन शादी के अगले ही दिन अस्पताल पहुँच जाए तो लोग हैरान होते हैं और सवाल करते हैं कि आखिर क्यों अस्पताल आई है। लेकिन मेरी सास लोगों को झूठ बोल रही थी कि उसने खाना नहीं खाया था इसलिए बीपी लो हो गया, उसे चक्कर आ गया। हालांकि हकीकत ये थी कि मुझे 2 टाँके लगे थे और तभी तौर पर आराम की ज़रूरत थी। मैं घर आ गई और फैसल से नाराज़ हो गई। वह रात को कमरे में आया और कहने लगा, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें 1 हफ़्ता लगेगा ठीक होने में, अभी अभी हमारी शादी हुई थी और ये सब हो गया। मैंने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने तमीज़ से क्यों नहीं किया, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया, बिल्कुल जंगली हो तुम तो। वो मुझे गौर से देख रहा था और कहने लगा, अपना मुँह संभाल के बात करो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मैंने कहा कि मैं पहले भी तो ऐसा ही बोलती थी, तब तो आपने कभी नहीं कहा। तो कहने लगा, तब की बात और थी, अब तो मेरी बीवी हो और मुझे ज़्यादा ज़ुबान चलाने वाली मुंह और बदतमीज़ बीवियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इज्जत से रहोगी तो इज्जत मिलेगी। जो कुछ हुआ मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम बिना वजह के नखरे कर रही हो। कौन सी दुल्हन शादी की रात अपने शौहर को नामर्द कहती है। मैंने कहा तुम्हें बताना ही था ना कि मैं नामर्द नहीं हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। वो सख्त लहजे में बोला कि बहुत हो गए मजाक, 1.5 साल तक तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त की गई थी इसलिए कि अभी मेरी निकाह में नहीं थी और तुम पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे शादी करो लेकिन अब शादी हो गई है, अब वो सारे तमाशे ख़त्म। साल भर में तुम बच्चे की माँ बन जाओगी और एक परदेसी की बीवी। तुम्हें बड़ी हिम्मत और जिम्मेदारी से रहना है, समझ गई। मैंने कहा कि साथ नहीं लेकर जाओगे मुझे। तो कहने लगा, अभी साथ ले जाने वाला कोई सीन नहीं है, अभी इसी घर में रहो। मेरे वहाँ पर कर्जे हैं, मैं तुम्हें साथ ले जाऊँगा तो फिर मेरा वहाँ के कर्जे कैसे उतरेंगे। मैंने कहा 1.5 साल में आपने ये बात तो बिल्कुल नहीं बताई। तो कहने लगा, हाँ बस नहीं बताई, मेरी मर्ज़ी थी, मैंने नहीं बताई। मैं तो हैरान थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिससे मैंने 1.5 साल तक फ़ोन पर बातें की थी वह कोई और आदमी था और जिससे मेरी शादी हो गई वह कोई और आदमी है। जब मैं ठीक हो गई तो फैसल हर मामले में अपनी मर्ज़ी करने लगा। शादी की दावतें आना शुरू हो गई तो जहाँ उसका दिल चाहता वह सिर्फ वहीं गए और मैं सिर्फ साथ साथ चलती रही, जैसे एक मेहमान हो जो बस दिखावे के लिए मौजूद हो, लेकिन अंदर से मेरा दिल और दिमाग कुछ और सोच रहे थे। हफ्ते के बाद फैसल ने घर के काम भी करवाने शुरू कर दिए। मैंने सोचा कि शायद ये मामूली काम होंगे, लेकिन वे छोटे छोटे कामों को भी इतना संजीदा और सख्त अंदाज में कराता कि मुझे अपनी ज़ात और आज़ादी का एहसास छीनता हुआ महसूस होता। मेरी बहन मेरे साथ थी लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। वो मुझे समझाने की कोशिश करती कि मैंने पहले ही कहा था, ये शादी ब्याह से पहले की बातें होती हैं सारी, उसके बाद सिर्फ जिम्मेदारियाँ होती हैं और कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरा दिल समझता नहीं था। मैं बार बार इस बात पर रोना शुरू कर देती कि यह तो वो आदमी नहीं है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, जिससे मैंने ख्वाब बनाए थे। ये तो बिल्कुल बदल गया है। मैंने फैसल के पुराने खतूत और फ़ोन की बातें याद की और दिल की ख्वाहिश के साथ उससे बात करना चाही, लेकिन वो बस यही कहता कि वो सब कुछ गुजर गया, ख़त्म हो गया, बस भूल जाओ पुरानी बातों को।
को। जब हम साथ नहीं होते तो मैं सोचती कि अगर हम साथ होंगे तो मैं कितनी खुश होगी, लेकिन जब हम साथ होते तो मेरा दिल नहीं करता उसके करीब जाने का। मैं उसकी बातों में वो हरारत और प्यार महसूस नहीं कर सकती थी जो मैंने इंतज़ार में महसूस की थी। मैंने कोशिश की कि दिल को समझाऊं, लेकिन दिल तो दिल था। मैं बस उदासी और खाली महसूस करती रही। मेरी बहन ने मुझे बार बार समझाया कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, शौहर है तुम्हारा। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल फैसल से हट चुका था। मैं तो पहले दिन गिनती कर रही थी कब हमारी शादी हो जाए और कब हम एक दूसरे के साथ एक कमरे में होंगे। मैंने सोचा कि शायद साथ रहकर सब कुछ बदल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फैसल ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे हनीमून पर ले जाएगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। उसने कहना शुरू किया कि तुमने और इतने खर्चे करवा दिए हैं, हनीमून के पैसे नहीं हैं मेरे पास। और मेरा हैरान रह गई कि ये वही आदमी है जिसने इतनी मोहब्बत और ख्याल का दिखावा किया था। उसने सोने और हीरे की अंगूठी मुझे शादी के 4 महीने बाद वापस ले ली, ये कहकर कि अभी ज़रूरत है बाद में दे दूँगा। मैंने हैरानी और गुस्से में कहा कि ये क्या बात हुई, ये तो मेरी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है। तो उसने कह दिया कि शौहर की नौकरी नहीं रहेगी तो तोहफ़े का क्या करोगी, और तुम पहली औरत हो जिसने 4 महीने तक हीरे की अंगूठी पहनी है। मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को भी नहीं दी थी, तो फिर तुम्हारी बहन मर तो नहीं गई ना, जिंदा ही है वो। हर बात में रिवायती असूल और अपनी ताकत के इजहार में मशगूल रहता था। मैं हैरान रह जाती कि ये सब कैसे बदलाव है। मेरे अंदर एक अजीब सा दर्द और खालीपन बढ़ता गया। मैंने सोचा कि जो ख्वाब मैंने देखे वे सब धुंध में गायब हो गए हैं। मैं माँ बनने वाली थी और फैसल परदेश वापस चला गया। तकरीबन 4 से 5 महीने बाद मैंने अपनी जिस्मानी और ज़हनी हालत को समझना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि हर दिन एक तरह से सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान है। मेरी सांस जो पहले ही मुझसे नफरत करती थी, वह अब हर रोज़ अपने किसी न किसी बहाने से बदले लेती थी। हर छोटी बातें मुझे डांटती, तनकीद करती, और मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बहन कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अपना मुंह, ज़ुबान, दिल और कान सब कुछ बंद कर रखा था। वो अपने घर में ऐसी मोहतात और संजीदा रहती थी कि किसी चीज़ का पता चलना ना पाए। मैंने उसका अंदाज़ देखा और समझा कि वह अपने घर को चलाने के लिए कितनी अनथक मेहनत और हिकमत इस्तेमाल करती रही है। उसका शौहर मेरे शौहर जैसा तो नहीं था, लेकिन वह भी किसी से कम नहीं था। बस ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने खुद को सब्र और बर्दाश्त में ढालना शुरू किया। हर दिन की शाम मुझे थकन और तन्हाई के एहसास में ले जाती। फैसल की गैर मौजूदगी ने मैंने अपने दिल की बातें किसी से ना की, बस सोचा और दिल में खुद से बात की। मैंने महसूस किया कि अब मेरी ज़िंदगी की हकीकत वो ख्वाब नहीं रही जो मैंने कॉलेज में देखी थी। हर खुशी के लम्हे में एक सितमगर सा एहसास शामिल हो गया था। हर यादगार लम्हा अब के बस खाली याद की सूरत में रह गया था। मैंने सोचा कि शायद शादी के बाद हर औरत की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही होती है कि जिसमें उम्मीद और हकीकत के दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाती है। मैंने हर दिन अपनी मौजूदगी और अपनी सोच को काबू में रखने की कोशिश की। फैसल के साथ होने वाले लम्हे अब मेरे लिए सिर्फ एक फ़र्ज़ की मानद हो गए थे। मैं घर के काम करती, बहन की मदद करती और ख़ुद को मसरूफ़ रखती, लेकिन दिल की गहराई में खालीपन बढ़ता गया। हर बात में खौफ और हर तरह की तन्हाई शामिल हो गई थी। मैंने महसूस किया कि जो आज़ादी और खुशी मैंने सोच रखी थी वह सब ख़त्म हो गई थी। हर दिन एक इम्तिहान की तरह गुजर रहा था। मैंने सोचा कि शायद मेरी ज़िंदगी की यह कैफियत हमेशा रहने वाली है। फैसल की सख्ती और असूल मेरी खुशी और आज़ादी को महदूद कर रहे थे। मेरी सांस की निगरानी और बहन की खामोशी में रहने की कोशिश ने मुझे और ज़्यादा दबाव में डाल दिया। हर रोज़ की कोशिशों के बाद भी मैं अपने दिल के जज्बात को बयान नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंदर से एक तरह की तन्हाई और अफसोदगी बढ़ती गई। मैंने फैसला किया मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी और फैसल की नाराज़गी, सांस की सख्ती और बहन की खामोशी सबके बावजूद अपनी ज़िंदगी के लम्हों को काबू में रखने की कोशिश करूंगी। मैंने सोचा कि मैं बच्चों की माँ बनने वाली हूँ और अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हर दिन मैंने सोचा कि सिर्फ सब्र और बर्दाश्त और मंसूबाबंदी ही मुझे इस ज़िंदगी में थोड़ी खुशी दे सकती है। मैंने अपने दिल के अंदर छुपे खौफ और उदासी को समझा और फैसला किया कि अब मैं सिर्फ अपनी ताकत और हिम्मत से आगे बढ़ूंगी। एक दिन अपनी मायके में बड़ी मुश्किल से अपनी दोनों दोस्तों को घर पे बुलाया। उनकी भी अब शादी हो चुकी थी और उनकी शादी को भी मेरी शादी जितना वक्त हो चुका था। आगे पीछे मिलाकर हम तीनों सहेलियां मिल के बैठी बातें करने लगी तो उनकी बातों से भी अंदाज़ा हुआ कि उनके शौहर भी फ़ौरन बदल गए थे। वे कहने लगी जब शादी हो जाती है तो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, बस फिर जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, शादी होने से तो मोहब्बत बढ़नी चाहिए।
तो कहने लगी कि कहाँ से बढ़ेगी मोहब्बत, टेंशन जिम्मेदारियाँ मर्दों को हमसे ज़्यादा होती हैं। उन्होंने पैसा कमाना होता है और वह उसमें इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें ही भूल जाते हैं। उनका कहना था कि हमारे शौहर भी ऐसे ही हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं और पुरानी बातों को जैसे भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि वह सब कुछ सिर्फ हमें जाल में फंसाने के लिए था। जब एक दफ़ा शिकार को पकड़ लिया जाता है तो फिर उसके मुँह से ना चारा भी छीन लिया जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ है, हमें चारा डाला गया, जब हम उसके हाथ आ गए तो चारा भी हमारे मुंह से छीन लिया गया और हमें कैद कर दिया गया। बस अब यही ज़िंदगी है। उसमें से एक का तो बच्चा भी पैदा हो गया था। कहने लगी कि मेरे शौहर तो बच्चे को गोद में भी नहीं उठाता, कहता है अभी ये बहुत छोटा है, मुझे घर के भी काम करने होते हैं और बच्चों को भी मैं अकेला संभालती हूँ। और मोहब्बत तो कोई रह ही नहीं गई। दिल करता है कि फिर से वही ज़िंदगी वापस आ जाए, वो फिर से मेरा मंगेतर बन जाए और हम रोज़ बस प्यार मोहब्बत की बातें करें, बेशक एक दूसरे से दूर रहें। अब तो उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने की अदाकारी भी नहीं आती। बात तो ऐसी ही थी कि सिर्फ मेरे लिए 21 घंटों का सफ़र करके जाना और आने वाला शख्स जो मेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई लेकर आया था, आज मुझसे बीमारी में दर्द की गोली भी मंगवाती तो कहता कि आराम करो, खुद ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा बदलाव क्यों समझ नहीं आया? तो इस सवाल को यही छोड़ दिया। मैं सोच रही थी कि आज की कहानी भी बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे हारना नहीं है। अगर यही ज़माने का दस्तूर है, यही सब कुछ, तो फिर मुझे भी इसके साथ चलना होगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। रोज़ाना मैं अपने दिल के काम करती, फैसल की हिदायत पर अमल करती, सास की बातें सुनती और बहन के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारती। लेकिन दिल के अंदर छुपी हुई उम्मीद हमेशा मौजूद थी कि शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और मैं अपने एहसासात को खोल सकूँगी। उसने हर छोटी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, लेकिन मैंने सीखा कि हर दिन की मेहनत और सब्र के साथ मैं अपनी ज़िंदगी के लम्हों को थोड़ा सा संभाल सकती हूँ। हर दिन का गुजरना एक तरह की आजमाइश थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी ज़ाती खुशी और आज़ादी के लम्हे तलाश करती रही। इस तरह ज़िंदगी का हर दिन एक इम्तिहान, हर लम्हा सब्र और बर्दाश्त, हर बात एक चैलेंज और हर लम्हे के साथ दिल में एक उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलता रहा। शायद एक दिन फैसल की सख्तियाँ, सास की दुश्मनी और बहन की खामोशी के बावजूद मैं अपनी ज़िंदगी की हकीकी जज्बात और खुशियों को हासिल कर सकूँ। मैंने अपने अंदर खुद एतमाद ही पैदा की और सोचा कि हर मुश्किल के बाद खुशी आएगी। मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं सिर्फ अपने और अपने बच्चे की ज़िंदगी के बारे में सोचूंगी और उसके लिए हर दिन ख़ुद को मजबूत करने की कोशिश करूंगी। हर दिन मैंने अपने दिल को संभाला, हर लम्हे मैंने सब्र और बर्दाश्त की, मशक की, फैसल की सख्तियों को कबूल किया, लेकिन अंदर एक छुपी हुई ताकत पैदा हुई जो मुझे हर दिन मज़ीद मजबूत बनाती रही। मैंने यह भी सोचा कि मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा अब मेरे फ़ैसले और सब्र पर मुयस्सर है और मैं हर दिन इस ताकत को अपने अंदर बढ़ाऊंगी ताकि किसी भी मुश्किल और चैलेंज के सामने ख़ुद को कमज़ोर ना पाऊँ। मैंने महसूस किया कि शादी के बाद ज़िंदगी की हकीकत ख्वाबों में बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैसल की सख्ती और सास की दुश्मनी के बावजूद मैंने अपने अंदर सुकून और ताकत पैदा करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अब मैं अपने बच्चे की माँ बनने वाली और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं दिन खुद को मजबूत करने की मशक करती रही और अपने दिल के अंदर छुपी उम्मीद और मोहब्बत को ज़िंदा करती रही ताकि एक दिन हकीकी खुशी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे। शायद किसी ने सच ही कहा है कि मोहब्बत और शादी दो अलग अलग चीज़ें हैं। शादी में मोहब्बत का कोई काम नहीं, और यह भी कहा जाता है कि जिससे मोहब्बत हो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का फिर ख़ात्मा हो जाता है और अपनी मोहब्बत को ख़त्म होता देखना आसान काम नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों।